बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 15 कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान जो है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, व्हाई दे आर नीडेड। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देखते हैं। सब्सटेंसेस added to the soil to make up the deficiency of essential elements like nitrogen, phosphorus, potassium। कि वो सब्सटेंसेस जो सॉइल में ऐड की जाती हैं असेंशियल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए, और वो असेंशियल एलिमेंट्स क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। दीज एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये बहुत ही जरूरी होते हैं और इनहांस करते हैं नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। रिप्लेनिश द एलिमेंट्स टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय प्रीवियस क्रॉप्स। जो पहले वाली फसल होती है वो जो भी एलिमेंट्स टेकअप कर चुकी होती है उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसको फुलफिल करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स जो है वो ऐड करते हैं सॉइल के अंदर। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मैन्योर? अक्सर जो देहात के रहने वाले लोग हैं वो इससे पहले भी वाकिफ है। और जितना भी ये लाइफ स्टॉक वेस्ट होता है, गाय भैंसे वगैरह, इवन के बकरियां वगैरह जो है, उन तमाम के रेवड़ के जो फीसिस और यूरिन है वो जब ड्राई हो जाता है तो ड्राई करके तो हम फसलों में बतौर उसको फर्टिलाइजर यूज करते हैं जिसे हम मेन्योर कहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल यूज टू फर्टिलाइज द लैंड इज कॉल्ड मेन्योर, और इट कंसिस्ट ऑफ फीसिस एंड यूरिन ऑफ डोमेस्टिक लाइव स्टॉक। घरेलू जो जानवर हैं उनका ये फुजला होता है। इट इज नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और इसमें स्टूडेंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। द लाइफ स्टॉक वेस्ट इज रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो लाइफ स्टॉक वेस्ट इधर वेस्ट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम में एनरिच होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिस्क्राइब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चन आता होता है। सेपरेट भी आ जाता होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से। एमसीक्यूज भी इसमें अक्सर आते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, और ब्रैकेट में इसकी अमाउंट लिखी भी हुई है 6 to 200 ग्राम पर एकड़। यानी फी एकड़ इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होती है। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो देर आर 7 एलिमेंट्स जो कि माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जबकि बोरोन एंड क्लोरीन जो है ये नॉर्मल एलिमेंट्स है। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और जैसा कि शुरू में हमने कहा कि इनकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर हम इसकी अमाउंट जो है वो ज्यादा कर देंगे तो इट मे बी टॉक्सिक एंड पॉइजनस फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो लार्जर अमाउंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स मे बी पॉइजनस फॉर प्लांट ग्रोथ। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंपैरेटिवली हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। 5 किलोग्राम से लेकर 200 किलोग्राम तक पर एकड़, यानी फी एकड़ जो है 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक इसकी अमाउंट है वो चाहिए होती है। दीज एलिमेंट्स आर नीडेड इन लार्जर अमाउंट कंपैरेटिवली फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देयर आर 9 एलिमेंट्स स्टूडेंट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मेन मेजर एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये भी मेजर एलिमेंट्स है। और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये भी मेजर एलिमेंट्स है। तो क्योंकि ये प्लांट बॉडी जो है वो डेवलप करते हैं, फिर फूड प्रोडक्शन के अंदर जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड फर्टिलाइजर? बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी मेनी टाइम्स पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2025 में भी ये आपको पास पेपर्स में 2025 में आने वाले पेपर्स में भी ये आपको जरूर जो है वो क्वेश्चन मिलेगा। फॉलोइंग आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। क्या है? नंबर 1, द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मस्ट बी रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए असेंशियल हैं और गुड फॉर ग्रोथ है, तो वो रेडिली अवेलेबल होने चाहिए ताकि प्लांट उसको आसानी से असिमिलेट कर सके। इट शुडंट बी इंजूरियस टू द प्लांट, पौधे की सेहत के लिए खतरनाक नहीं होने चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि ये जमीन की पीएच जो है, सॉइल की पीएच को चेंज कर दे। इट शुडंट चेंज द पीएच ऑफ द सॉइल, एंड अबव ऑल इट शुड बी चीप। नो डाउट कि पाकिस्तान में हम जब इसके हवाले से बात करते हैं इट शुड बी चीप, तो बड़ा ही चीप सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में फर्टिलाइजर आप लोग जानते हैं कि काफी कॉस्टली है, महंगी है। तो खैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट्स। व्हाट आर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स? गिव देयर इंपॉर्टेंस। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस बताएं। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, अमोनिया। अमोनिया एक ऐसी फर्टिलाइजर जो कि हम लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं। ये आप थोड़ा सा इसको नोट भी कर लीजिएगा, बाज़ बात आ जाता होता है कि अमोनिया किस तरह से अप्लाई की जाती है फर्टिलाइजर के तौर पे। तो अमोनिया वाहिद फर्टिलाइजर है जो लिक्विड की फॉर्म में इंजेक्ट की जाती है 6 इंचेस डीप इनटू द सॉइल, और इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन की अमाउंट 82% होती है। उसके बाद यूरिया है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारी सॉलिड फॉर्म में अप्लाई की जाती है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली यूरिया ही है जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। इस तरह से तीसरी टाइप है अमोनियम नाइट्रेट। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो जरूरी क्यों है? इट सप्लाइज नाइट्रोजन टू द प्लांट। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जितनी भी है जाहिर है ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी, और नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को अर्ली स्टेजेस के ऊपर बेटर डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये स्टेम और लीव की डेवलपमेंट करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का भी ये मेन कंपोनेंट है, इसलिए ये अर्ली स्टेजेस के ऊपर बड़ा जरूरी होता है प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए। और इट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स। पौधों को ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है, और आप लोग जानते हैं कि जितना ग्रीन कलर होगा लीव्स का, प्लांट का, उतना उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो वो भी ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली ये यील्ड को बढ़ाता है। अबव ऑल इट इंक्रीज यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेंशन द स्टेप्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। गिव ऑल्सो गिव सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रिलिंग। बाज का प्रिलिंग प्रोसेस जो है, प्रिलिंग क्यों की जाती है ये भी पूछा जाता होता है। तो अब हम देखते हैं, पहले तो हम स्टेप्स सारे जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? गैसेस की प्रिपरेशन है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की प्रिपरेशन है। उसके बाद अमोनिया की प्रिपरेशन है, फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवा के तो हम अमोनियम कार्बामेट हासिल करते हैं, तीसरा स्टेप है। और अमोनियम कार्बामेट को हीट करते हैं तो हम यूरिया हासिल करते हैं। तो चौथा स्टेप है यूरिया का हासिल करना, ये यूरिया का तैयार करना। और पांचवा स्टेप है स्टूडेंट्स, ये यूरिया जब बनता है तो यूरिया के साथ वाटर भी रिलीज होता है, तो उस वाटर को रिमूव करना और यूरिया को कंसंट्रेट करना। सो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया है। और लास्ट स्टेप जो है वो प्रिलिंग का है। प्रिलिंग स्टूडेंट्स ग्रेन्यूलेशन होती है, छोटे छोटे दाने, बारीक बारीक दानेदार शक्ल जो है वो हम इसको दे देते हैं। और वो क्यों देते हैं, अगले स्टेप में उसका आंसर लिखा हुआ है। प्रिलिंग, ग्रेन्यूलेशन, स्मॉल राउंड ग्रेन्स ऑफ यूरिया, ठीक है। ग्रेन्यूलेशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड प्रिलिंग। कि हम खाद, जो भी खाद होती है, उस तमाम खादों को हम छोटे छोटे दानों की शक्ल दे देते हैं, तो वो ग्रेन्यूलेशन यानी प्रिलिंग कहलाता है। वो क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या मोस्टली दुनिया में ऐसे ही होता है कि छोटे किसान जो है वो अपने मैनुअली ही उसको अप्लाई करते हैं। जब इस तरह से अपने मुट्ठी भर वो फर्टिलाइजर खाद लेके तो उसको जब इस तरह से फसलों में फेंकते हैं तो आसानी से वो स्प्रेड हो जाती है। तो स्प्रेडिंग पावर जो है
फर्टिलाइजर की फील्ड्स के अंदर वो बढ़ जाती है प्रिलिंग प्रोसेस से। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गिव रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की प्रिपरेशन के दो रिएक्शन है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात भी कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। तो ये एमसीक्यूज में भी आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया किस रेशियो से आपस में रिएक्शन करते हैं। तो 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 2 वॉल्यूम अमोनिया होता है। सो 1:2 वॉल्यूम के साथ ही आपस में रिएक्शन करते हैं और अमोनियम कार्बामेट हासिल होता है। चलते हैं रिएक्शन की तरफ। तो CO2+2NH3, 1 मोल आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोल जो है वो अमोनिया के हैं। जब रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम कार्बामेट बनेगा, NH2COONH4। ये अमोनियम कार्बामेट कहलाता है। इसको स्टूडेंट्स हीट करते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और यूरिया प्रोड्यूस होता है। यही हम बात कर रहे थे कि जब यूरिया बनता है तो साथ में वाटर रिलीज होता है, तो ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है। अब हम अगले स्टेप में इसको हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है और यूरिया जो है उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है। और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनने के बाद फिर हम इसको प्रिलिंग सेक्शन के अंदर ले जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे चूंकि सिर्फ रिएक्शन ही पूछे गए थे तो हम सिर्फ रिएक्शंस की ही बात करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट आर पोटाशियम फर्टिलाइजर, गिव देयर इंपॉर्टेंस। पोटाशियम फर्टिलाइजर क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस बताएं। सो पोटाशियम नाइट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट पोटाशियम फर्टिलाइजर है। इट प्रोवाइड्स पोटाशियम टू द प्लांट्स और इसका रिएक्शन प्रेपरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जब NaNO3 को हम KCl के साथ यानी सोडियम नाइट्रेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड हासिल होता है। तो पोटाशियम नाइट्रेट जो है उसका हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। और सिग्निफिकेंस मीन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि पोटाशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, शुगर एंड fibrous मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। तो इन शॉर्ट के सीड एंड फ्रूट फार्मेशन जो है ये जो है वो डेवलप करता है। इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत पैदा करता है और रूट सिस्टम जो है उसको डेवलप करता है। इट हेल्प्स इन रूट सिस्टम डेवलपमेंट और हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि सीड एंड फ्रूट फार्मेशन और उनके राइपनिंग में हेल्प करता है, तो वो पोटाशियम है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाई अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पैडी राइस फील्ड, गिव रीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आता है। तो देखते हैं इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय। पहले तो ये देखते हैं कि ये बनता कैसे है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो है वो प्रोड्यूस होती है। इट इज नॉट फिट फॉर पैडी राइस फील्ड्स बिकॉज, कहते हैं कि ये चावल की फसल के लिए या वो फसलें जहां पे पानी खड़ा रहता है, ठीक है, उन फसलों के लिए ये फिट फर्टिलाइजर नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लडेड फील्ड्स, वो फील्ड जहां पे पानी खड़ा रहता है वो बैक्टीरिया का घर होता है, ठीक है। लॉट ऑफ माइक्रोबियल बैक्टीरिया उसमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं विच डिकम्पोज अमोनियम नाइट्रेट टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये अमोनियम नाइट्रेट को डिकम्पोज करके तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे बल्कि वो एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाएगी और हेंस इट इज यूजफुल फर्टिलाइजर फॉर मेनी क्रॉप्स एक्सेप्ट पैडी राइस फील्ड्स। लिहाजा ये बहुत सारी फसलों के लिए बड़ी मुफीद फर्टिलाइजर है सिवाय पैडी राइस के, चावलों की फसल के अलावा। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डिफाइन सीमेंट, नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड। सीमेंट की को डिफाइन करें और इसके जो रॉ मटेरियल है बताएं, रॉ मटेरियल कौन कौन सा है। तो अ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्केरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल। तो ऑब्वियसली दो ही मटेरियल है, एक कैल्केरियस होता है दूसरा आर्जिलेशियस होता है। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं उसको बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे 500 से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करते हैं तो इसको बर्निंग कहते हैं टू प्रोड्यूस क्लिंकर्स। तो फाइनल ये छोटे छोटे स्टोन पीसेस टाइप जो है वो शक्ल इख्तियार कर जाता है जिन्हें हम क्लिंकर्स कहते हैं।
और उन क्लिंकर्स को फिर हम ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड करके तो पाउडर की शक्ल तैयार कर जाता है, तो सीमेंट बन जाता है। और कैलकेरियस मटेरियल क्या है? लाइमस्टोन है, मार्बल है, चॉक्स है, मैरीन शेल है। तो बात बात ये अकेला ही शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है कि कैलकेरियस मटेरियल के कोई भी चार जो है वो मटेरियल के नेम लिखे। तो ये आप लोगों के सामने है, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक्स, मैरीन शेल। ये हमें लाइम प्रोवाइड करते हैं। दीज आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम। आर्जिलेशियस मटेरियल को देखते हैं, क्ले है, शैल है। शैल क्या होती है? मड ऑफ हिल्स, पहाड़ियों का कीचड़ भी हम इसे कहते हैं। तो वो छोटे छोटे जो है ना वो पीसेस जो है ना ये मार्बल टाइप पीसेस छोटे छोटे बन जाते हैं, जिसे हम शैल कहते हैं। स्लेट, ये अक्सर पुराने दौर के अंदर हमारे दौर में वो हम स्लेटिया वगैरह जो है वो स्कूल एज में हम स्लेटी से जो है ना वो अपने मैथ के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया करते थे। स्लेटी बोलते थे हम उसको। तो ये स्लेट है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के जितने भी मेटलर्जी के प्रोसेसेस होते हैं उसमें जो ब्लास्ट फर्नेस है, ऊपर जो झाग आ जाती है, वो झाग भी उसकी उतार लेते हैं, स्लैग जैसे हम बोलते हैं। तो वो भी आर्जिलेशियस मेटेरियल के तौर पे यूज होती है। तो इट प्रोवाइड एसिडिक कंपोनेंट लाइक सिलिकेट एंड एल्यूमिनेट। तो ये स्टूडेंट्स आर्जिलेशियस मटेरियल है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डिस्कस द मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन सीमेंट और व्हाट इज स्लरी इन सीमेंट। सीमेंट में स्लरी किसे कहते हैं, या फिर मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो किस तरह से होती है। तो मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल देखते हैं कि पाउडर्ड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मीन जो कैलकेरियस मटेरियल है वो 75% होता है, और जो आर्जिलेशियस मटेरियल है स्टूडेंट्स वो 25% होता है। ये तो क्ले जो है उसका हम पेस्ट बना लेते हैं, तो पेस्ट के अंदर फिर हम पाउडर्ड लाइमस्टोन ऐड कर देते हैं, और फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं, तो कि ये एक होमोजेनस मिक्सचर जो है वो हासिल हो जाए। और इस मिक्सचर को फिर हम स्लरी कहते हैं। This mixture is known as slurry. Slurry contains 35 to 45% water and filtered to reduce the water to 20 to 30%. Sometimes इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं 20 से 30% तक। और ये प्रोसेस सारा क्यों करते हैं? क्योंकि आगे जो स्टेजेस आने वाली है वो हीटिंग स्टेजेस है। तो हीटिंग स्टेजेस पे फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो जितना वाटर इसके अंदर ज्यादा होगा उतना फ्यूल भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो यहां से फिर हम फिल्टर करके वाटर जो उसको सेपरेट कर लेते हैं, ताकि हीटिंग स्टेजेस के अंदर जाके हमारा फ्यूल जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो और इकोनॉमिक जो है वो प्रोडक्ट हासिल हो। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल। स्लरी को रोटरी किल के अंदर हीट किस तरह से किया जाता है, या इस तरह से भी आता है। गिव द स्पेसिफिकेशन ऑफ रोटरी किल। ये सीमेंट इंडस्ट्री में जो रोटरी किल है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? स्टूडेंट्स, ये बड़े बड़े सिलेंडर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ठीक है, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंडर्स। और इसका डायमीटर एक सिलेंडर का कितना होता है? 8 से 15 फीट तक इसका डायमीटर होता है, और लेंथ इसकी 300 फीट से लेके 500 फीट तक होती है। स्टील का बना हुआ होता है, और इसके अंदर एस्बेस्टॉस की ब्रिक्स लगी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ स्टील इंटरनली लाइंड विद एस्बेस्टॉस। अच्छा, अब किल रोटेट हॉरिजॉन्टली विद 1 to 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। हॉरिजॉन्टली मीन बिल्कुल ये इस तरह से नहीं होगी, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में। हॉरिजॉन्ट तो बिल्कुल ऐसे होगा, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में, लिटिल एंगल की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से ये रोटेट करती है, और 1 मिनट में तकरीबन 1 से 2 चक्कर लगाती है, जिसे हम 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। इन रोटरी किल चार्ज पासेस थ्रू डिफरेंट जोन्स ऑफ टेम्परेचर। पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुख्तलिफ स्टेजेस में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इस स्लरी को। और सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 to 3 आवर्स
टू कंप्लीट द प्रोसेस, और हमारे पास स्लरी जो है वो प्रिपेयर हो चुकी होती है। सो इन दिस वे स्लरी जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में आता है। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। व्हाट इज क्लिंकर? क्लिंकर क्या है, इसकी सीमेंट के अंदर सिग्निफिकेंस जो है वो बताएं, अहमियत बताएं, इंपॉर्टेंस बताएं। रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रोटरी किल्न इज नोन एज सीमेंट क्लिंकर। रोटरी किल्न का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, मीन स्लरी जब रोटरी किल्न में आती है, मुख्तलिफ हीटिंग जोन से पास और होने के बाद जब ये उससे बाहर निकलता है तो छोटे छोटे स्टोन पीसेस की शक्ल में ये होता है, जिसे हम क्लिंकर्स कहते हैं। सीमेंट क्लिंकर इसे कहा जाता है। और इसका कलर जो है वो ग्रीनिश ब्लैक होता है या फिर ग्रे कलर का होता है। और इसका साइज जो है वो छोटे नट से लेके पीस मटर के दाने तक जो है वो इसका साइज होता है। इसको ग्राइंड कर लिया जाता है और ग्राइंड करके इसके अंदर 2% जिप्सम ऐड कर लिया जाता है। और जिप्सम का मकसद जो है सेटिंग टाइम को बढ़ाना होता है। जिप्सम इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो ये स्टूडेंट्स क्लिंकर्स की इंपॉर्टेंस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डिस्क्राइब द टर्म सेटिंग ऑफ सीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए। बाज औकात ये अकेला ही आ जाता होता है और तो फिर लेंथी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर आपको दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा। मैंने इसको सेपरेट कर दिया है कि रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स, कि जब हम सीमेंट को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो 24 घंटों के अंदर अंदर क्या रिएक्शन हो रहे होते हैं। बड़े ही सिंपल फॉर्म में मैंने आप लोगों के सामने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, आसानी से आपको याद भी रह जाएंगे ये। हाइड्रेशन टेक्स प्लेस अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट मिक्स्ड विद वाटर। जैसे सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है स्टूडेंट्स, हाइड्रेशन रिएक्शन होता है और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एब्जॉर्ब वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो सिंपल याद रख ले, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में जब वाटर आ जाएगा तो वो हाइड्रेट हो जाएगा, तो हाइड्रेटेड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कहलाएगा। 3CaAl2O3.6 वाटर। और फिर क्या होगा, इट रिएक्ट विद जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला लिखा हुआ है CSO4.2H2O टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। तो वो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था ना, उसकी बजाय अब क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। पीछे वाला ही फार्मूला है 3CaAl2O3.3 कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर। तो दिस इज नोन एज कैल्शियम सल्फर एल्यूमिनेट। तो ये है रिएक्शन स्टूडेंट्स जो कि पहले 24 घंटों के अंदर हो रहे हैं। अब देखते हैं 1 से 7 दिन के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रोलाइज हो जाता है। अब यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फार्मूला इंतहाई इजी है, 3CaO.SiO2 हाइड्रोलाइज हो गया है तो क्या बन गया स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3CaAl2O3 ये भी हाइड्रोलाइज हो गया है और क्या बन गया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया हुआ है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये नीडल शेप्ड होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट की लेयर को, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जेल लाइक होता है, जेली की तरह का होता है। और जो छोटे छोटे पोर्स सुराख बन जाते हैं ना सीमेंट के अंदर स्टूडेंट्स, वो उनको फिल कर देता है, उनको फिल करता है और एक स्ट्रेंथ, एक हार्ड मैश जो है वो डेवलप होता है। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज जेल लाइक मटेरियल फिल द इंटरस्टेसेस, मीन खाली जगह पोर्स वगैरह जो उनको फिल करता है। फाइनली इट सेट्स टू हार्ड मैश और ये हार्ड मैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है स्टूडेंट्स रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 1 to 7 डेज। इंतहाई इजी फॉर्म में मैंने आप लोगों के सामने इसको डिस्प्ले कर दिया है, अब ये आपको भूलेंगे नहीं कभी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। डिफाइन पेपर, नेम सम वुडी एंड नॉन वुडी रॉ मटेरियल यूज्ड। तो पेपर की डेफिनेशन देखते हैं कि ए शीट ऑफ मटेरियल, जाहिर है एक शीट होती है और किस चीज का मटेरियल होता है, नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स। A sheet material made up of a network of natural cellulosic fibers which have been deposited from an aqueous suspension। क्योंकि वो जो इसका मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, वो जब हम उसका एक पेस्ट बना लेते हैं तो उसे एक्वस सस्पेंशन कहते हैं। उस पेस्ट को फिर हम आगे पेपर मेकिंग मशीन के अंदर लेके जाते हैं तो वो शीट टाइप शक्ल जो है अख्तियार कर जाता है। अब वुडी और नॉन वुडी रॉ मटेरियल जो है उनके नेम्स देखते हैं। पॉपुलर है यूकलिप्टस है, डोगलस फर है। तो ये लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी होती है।
हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड इन्हें हम कहते हैं। और जो नॉन वुडी रॉ मटेरियल है, आप लोग जानते हैं कि गंदम के जो तिनके हैं या चावल के जो तिनके हैं या बगास, बम्बूस, बांस वगैरह है और घास भूस वगैरह है, ये सारे छोटे जो अपना सॉफ्ट से मटेरियल वाले प्लांट बॉडीज जो होती है वो सारी की सारी क्या है, नॉन वुडी रॉ मटेरियल कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ब्रीफली डिस्कस द डाइजेशन प्रोसेस इन पेपर मेकिंग, या इस तरह से भी आ सकता है हाउ पेपर पल्प इज प्रोड्यूस्ड। पेपर पल्प किस तरह से हासिल होती है। डाइजेस्टर, जो डाइजेशन प्रोसेस जिस में होता है, उस यूनिट को हम डाइजेस्टर बोलते हैं। इज मेड अप ऑफ स्टील, स्टील का बना हुआ होता है। डायमेंशन स्टूडेंट्स का डायमीटर 2 मीटर होता है, लेंथ इसकी 10 मीटर तक होती है। और ये 2 मीटर डायमीटर और 10 मीटर लेंथ इसकी होती है। जैसे रॉ मटेरियल डाइजेस्टर के अंदर हम एंटर करते हैं, साथ ही हम स्टीम और लिक्वर, लिक्वर के अंदर क्या चीज शामिल होता है, सोडियम सल्फाइड होता है, वो एट ए टाइम हम इंजेक्ट करते हैं। स्टीम जो है वो लोअर साइड से पास ऑन की जाती है और लिक्वर जो है वो अपर साइड से पास ऑन किया जाता है, और दोनों का आपस में रिएक्शन होता है। तो ये स्लरी जो है, ये जो पल्प जो है ये बनने स्टार्ट हो जाती है। इट इज बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑफ नहीं बल्कि इसको और कर लीजिएगा। सॉरी, इट इज बफर्ड विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड टू कीप द पीएच 7 to 9। बफर आप लोग जानते हैं, फर्स्ट में पढ़ा हुआ, बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो पीएच को मेंटेन करते हैं। हमें इसकी पीएच भी मेंटेन करना होती है और 7 से 9 तक होती है। उसके अंदर उसके लिए हम बफर सोल्यूशन डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट का बफर सोल्यूशन या सोडियम हाइड्रोक्साइड का बफर सोल्यूशन डालते हैं। और इस जब प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो ये 2 से 2.5 चक्कर, ये 2.2 to 2.5 RPM, 2 से 2.5 चक्कर जो है ये 1 मिनट में लगाती है, RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। और इसका टेम्परेचर 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 45 मिनट का टाइम चाहिए होता है इसको ये अपना टेम्परेचर अटेन करने में। जैसे ही ये टेम्परेचर अटेन होता है फिर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और इसकी जो पल्प है वो तैयार हो चुकी होती है। तो आफ्टर कुकिंग इट इज कॉल्ड एज पल्प। एंड पे जो हमारे पास पेस्ट हासिल होता है उसे हम पल्प कहते हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाउ पल्प वॉशिंग इज डन, डिस्कस, या फिर इस तरह से भी आता है कि व्हाट इज लिग्निन, हाउ इट इज रिमूव्ड। पल्प वॉशिंग क्या है एक्सप्लेन करें, या फिर लिग्निन क्या है उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के पल्प जो है वो जब हासिल होती है तो उसका कलर जो है वो ब्राउन सा होता है। सो पल्प इज वॉश्ड थॉरोली विद वाटर यूजिंग 80 मैश सीव ट्यूब, 80 मैश सीव टू रिमूव ब्लैक लिक्विड दैट कंटेमिनेट द प्रोसेसिंग स्टेप्स। तो पल्प के अंदर जितने भी ब्लैक किस्म का लिक्विड होता है उसको निकालने के लिए हम इसको जो है वो स्टेन करते हैं। स्टेन मीन हम इसको जाली में से पास ऑन करते हैं और जाली का साइज क्या होता है, 80 मैच सीम होता है। और इससे ब्लैक लिक्विड जो वो रिमूव हो जाता है, जो कि आगे वाले प्रोसेसिंग स्टेप्स जो है उनको कॉन्टेमिनेट कर सकता होता है। अब पल्प इज वॉश टू रिमूव सॉल्युबल लिग्निन। पल्प को वॉश इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जो लिग्निन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको रिमूव करना जरूरी होता है। अगर वो रह जाए तो वो पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद पेपर जो है वो खुद ब खुद टूटना फूटना लग जाता है, जिसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं। इट इज देन थिकन्ड एंड स्टोर्ड इन हाई डेंसिटी स्टोरेज टावर। तो जब ये वॉश हो जाता है, सॉल्युबल लिक्विड रिमूव हो जाता है और ब्लैक लिक्विड भी रिमूव हो जाता है, फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर ये पेपर बनाने के लिए रेडी होता है। अब हम इसको फर्दर जो है वो ब्लीचिंग के लिए ले जाते हैं। ब्लीचिंग के बाद फिर ये पेपर बनाने के लिए रेडी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब द ब्लीचिंग प्रोसेस इन पेपर इंडस्ट्री, और व्हाट आर ब्लीचिंग एजेंट्स यूज्ड इन पेपर। पेपर में ब्लीचिंग एजेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं। पल्प इज ब्राउन इन कलर दैट नीड्स टू बी ब्लीच्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी। जो पल्प हमने बनाई है स्टूडेंट्स, उस पल्प का कलर जो है वो ब्राउन होता है, ठीक है।
और ब्राउन कलर जो है वो पेपर की क्वालिटी के लिए बेहतर नहीं होता, तो इसको ब्लीच करना जरूरी होता है। पाकिस्तान में मोस्टली ब्लीचिंग जो है वो इन तीन चीजों से की जाती है। क्लोरीन डाइऑक्साइड से की जाती है, सोडियम हाइपोक्लोराइड से की जाती है, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज किया जाता है। और जो जिस यूनिट के अंदर क्लोरीनेशन की जाती है उसे हम क्लोरीनेटर टावर या क्लोरीनेटर टैंक बोलते हैं। क्लोरीन इज इंजेक्टेड एट 4 to 5 bars प्रेशर इन क्लोरीनेटर टैंक। क्लोरीनेटर टैंक में जब पल्प आ जाती है तो 4 से 5 बार के प्रेशर पे इसमें से क्लोरीन पास ऑन की जाती है। ये पेपर के साथ रिएक्शन करती है 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और 45 से 60 मिनट तक का ये ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स। तो इट रिएक्ट्स विद पल्प एट 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 to 60 मिनट्स। आफ्टर द पल्प इज वॉश्ड विद हॉट वाटर। इसके बाद जब वो ब्लीचिंग क्लोरीन के साथ ब्लीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, फिर फिर हम इसको हॉट वाटर के साथ जो वॉश करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा जो क्लोरीन है वो निकल जाए, जिसे हम एंटीक्लोर कहते हैं। और फिर हम इसको ड्राई कर लेते हैं, देन ड्राइड एंड इज रेडी फॉर पेपर मेकिंग, और ये पेपर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वाई फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फॉस्फोरस इज रिक्वायर्ड। फॉस्फोरस हमें चाहिए होती है पौधे को अर्ली जो है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, टू स्टिमुलेट द अर्ली ग्रोथ, टू एक्सेलरेट सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन एट लेटेस्ट स्टेजेस। ठीक है, लेटेस्ट स्टेजेस में सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए भी हमें चाहिए होती है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस। तो पोटाशियम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है ये कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर इसकी डाई अमोनियम फास्फेट, जिसे हम दूसरे लफ्जों में डीएपी भी कहते हैं, कंटेन 75% ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट इसमें 75% तक मौजूद होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 15। तो सी यू इंशाल्लाह for the next chapter number 16. Take care. Allah Hafiz.